का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था और वहीं पर हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। और हम लोगों ने देखा था जो लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। अभाज्य संख्या, कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसको कैसे पता करें। ठीक है, कल पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 1 से 100 तक कितनी होती हैं वगैरह, जितनी भी प्राइम नंबर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि कोई बड़ी संख्या आ जाए, 100 से अधिक वाली संख्या आ जाए और मुझे पता करना है कि वह अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, तो कैसे पता करते हैं देखिएगा। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो कोई संख्या ले ली, जैसे सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा 161। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, एक बात समझना। जैसे मैं ये कहूं कि 161 है, ठीक है 161 है और इस 161 को देखना है और उसमें पता लगाना है कि ये 161 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। 161 अभाज्य संख्या है या नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे वो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देखना कि इस 161 के, ठीक है, हमारा जो प्रश्न होगा वो 161 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसको लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सर 161 के बराबर या इससे जस्ट छोटी या जस्ट बड़ी भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 161 के बराबर या इससे जस्ट छोटी कोई भी देखना है कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है। ठीक है, इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखें तो सर 144 होती है। क्या होती है? 144 होती है। 161 से जस्ट मतलब कह सकते हैं बराबर या इससे जस्ट छोटी या इससे जस्ट बड़ी भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जस्ट छोटी लीजिए। ठीक है, इससे जस्ट छोटी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग पूरा होता है? 144 होती है। ये 144 कौन सी होती है, किसका होता है? 12। अब आपको 12 तक की अभाज्य संख्याएं लिखनी है। 12 तक में सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। कहां तक लेनी है? 12 तक। अब 12 में देखना है, अब मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ इनका भाग चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका भाग चेक करना है। क्या 2 का पहाड़ा 161 में जाएगा? सर नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा, भाजकता के नियम पता होना चाहिए। 3 का नियम देखते हैं तो 3 का अंकों का योग होता है, इसका अंकों का योग करके देखिए, इसके अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है सर, 5 का भाग देकर देखना, 5 का भाग इसके अंदर दोगे तो 5 का भी ना इसमें भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देकर देखना पड़ेगा। 7 का पहाड़ा 2 बार 14, पीछे बचेंगे 2, 21 में भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। इस वजह से 161 अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। एक बात सुनना मेरी बात, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बात को सुनना है, अभी लिखना नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, मैं जैसे कोई संख्या और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 221। ठीक है, 221 को मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 221 से जस्ट बराबर या इससे कम देखता हूं। तो सर 221 से पहले जब संख्या देखता हूं 225, 196 ले लिया। 196 है। 196 किसका होता है सर? 14 का होता है। अब हम 14 तक की अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ये होती है। ठीक है सर, अब भाग चेक करते हैं। सर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, उसमें 1 आरा नहीं जाएगा। सर 3 का नियम होता है अंकों का योग 2, 2, 1, 5 में नहीं जाता है। सर 5 का पहाड़ा इकाई अंक 0, 5 नहीं जाता है। 7 का पहाड़ा 21, पीछे बचेगा 1, 11 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, 11 का भाग 22, पीछे 1 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 13 का भाग देना, 13 का भाग इसमें जैसे ही दोगे सर 1 बार जाएगा, 22 में 1 बार जाएगा, पीछे 9 बच जाएगा, 91 में भाग चला जाता है। इस वजह से ये जो 221 है वह भी अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? यदि समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी प्राइम नंबर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा के बता देता हूं आप लोगों को।
ठीक है, हमें अभाज्य संख्या पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन से ही लिखेंगे आप लोगों, क्वेश्चंस अब आप वापस लिखना मेरे साथ, यही क्वेश्चंस लिखवा लेता हूं दोस्तों, यही प्रश्न लिख लेता हूं। 161 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, अथवा नहीं। प्रश्न है कि 161 इज प्राइम नंबर और नॉट प्राइम, ठीक है। 161 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, यह मुझे पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखवाई देता हूं, सबसे पहले 161 के बराबर, सबसे पहले इस संख्या के, यह मैं 161 न ले, इस संख्या के बराबर या जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है पता करेंगे। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर। इस सबसे पहले इस संख्या के बराबर या जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है पता करना, पता करना, ठीक है। इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है पता करूं, कौन सी है सर? 144, 144। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा 144 किस संख्या का, किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है वो देखिए, किसका वर्ग है? सब 12 का, वो पता कर लीजिए किस संख्या का वर्ग है? 12 का, 12 का। अब क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि 12 से, अब मैं क्या करूंगा, 12 से 12 के बराबर या इससे 12 के बराबर या इससे छोटी, 12 के या ऐसे ऐसे लिख दो ना, 12 तक, ठीक है, 12 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, 12 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर, भाग देकर चेक करेंगे, ठीक है। 12 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं चेक करते हैं, देखो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अब आप लोगों को इसका भाग देख के देखना है, तो मुझे बताओ क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं सर। 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का इसमें भाग जा रहा था, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखवा भी दिया आप लोगों को, तो पता होना चाहिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ फैक्ट अपने को ध्यान होने चाहिए, ठीक है, जिससे अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये तो समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, बाकी आप लोगों को ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखना आप एक क्वेश्चंस आप लोग करके बताएंगे, एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 199, अब आपको ये चेक करना है कि 199 क्या है, 199 अभाज्य संख्या है
या नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना है 199 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। 199 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, पहले आप देखना, उस पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको आप लोग देखेंगे। तो आप 199 को आप देखते हैं तो 199 के बराबर या इससे जस्ट छोटी देखनी है। तो सर 199 में 196 ही होता है सर, फिर से 196 ही होता है। किसका होता है सर? 14 का होता है। ठीक है, 14 का होता है। तो मुझे ये बताओ 196 14 का होता है, तो 14 से पहले 2 3 5 7 11 और 13 इन सबको लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा सर 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, 3 का पहाड़ा 9 9 18 19 नहीं जाएगा, 5 का जाए नहीं, 7 का देता हूं। 7 का जब मैं इसके अंदर भाग देता हूं तो 7 का पहाड़ा पहले 2 बार जाएगा, पीछे 5 बच जाएगा, इसलिए 7 का नहीं जाएगा। उसके बाद सर मैं 11 का देता हूं तो 11 का पहाड़ा 1 बार जाता है, लेकिन पीछे 8 बच जाता है, इस वजह से नहीं। फिर 13 का भाग देता हूं तो 13 का पहाड़ा 1 बार जाएगा। 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर पीछे बचेंगे कितने सर? पीछे बच जाएंगे 13 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 6 69। 69 में 13 का पहाड़ा नहीं जाता है, इसलिए 199 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, कारण किसी का भाग नहीं गया था, इस वजह से ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अरे बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझना दोस्तों, एक एग्जाम्पल्स में और लिखता हूं, एक एग्जाम्पल्स और लिखते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने लिख दिया 241, ठीक है, मुझे 241 को चेक करना है, क्या ये प्राइम नंबर है? क्या 241 एक अभाज्य संख्या है? यदि है या नहीं है तो पता करने के लिए फिर से क्या करने का, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 241 के बराबर या इससे कम देखता हूं। ठीक है, 241 के बराबर इससे कम, तो याद करिए 15 का 225 होता है। ठीक है सर, 16 का करते हैं तो 256 ज्यादा हो जाएगा, मुझे 225 लिखना पड़ेगा। किसका होता है सर? 15 का, और 15 से कम 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है ना? अब क्या करूंगा सर? भाग चेक करूंगा। ठीक है सर, 2 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का दूंगा तो सर 21 हो जाएगा, पीछे 3 बचेगा, जाएगा नहीं। 11 का इसमें दूंगा 22, पीछे बच जाएंगे फिर से 2 21 22 नहीं जाएगा। 13 का पहाड़ा इसके अंदर 1 बार जाएगा। ठीक है, 13 का पहाड़ा 1 बार, पीछे 11 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा। इस वजह से ये जो 241 है वह भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें भी किसी का भाग नहीं जा रहा है, इस वजह से ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से बड़ी संख्या आ जाए तो हमें किस तरह से चेक करना है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, लिखिएगा। ठीक है, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, मैंने लिख दिया 299। क्या 299 अभाज्य संख्या है? ठीक है सर, 299 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं, आप लोग चेक करेंगे। क्या 299 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं? तो किस तरह से चेक करते हैं देखिएगा। दो 211 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं? ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो देखिएगा आप लोग। मैं फिर से देखो क्या करता हूं। सबसे पहले 299 देखा। ठीक है, 299 देखा, तो 299 के अंदर आप लोग जब देखते हैं तो इससे जस्ट छोटी
या इसके बराबर देखते हैं तो याद करिएगा 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है और 18 का 324 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लेंगे कौन सा 289। किसका होता है 289? किसका होता है सर? 289 17 का होता है। 17 से कम 2 3 5 7 11 13, ठीक है 17 तक लेना ना, ये लो 17 भी, ठीक है। इसको चेक करना है। अब देखते हैं दोस्तों, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का देते हैं, 28 पीछे 1 बचेगा नहीं, 11 का भाग दोगे, 11 का भाग दोगे तो 22 पीछे बचेगा नहीं, 13 का भाग दोगे 26, 13 का भाड़ा 26, पीछे बचेंगे कितने 3, 39 में भाग चला जाएगा, 13 का जाएगा, इसलिए 299 अभाज्य संख्या नहीं है। 299 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। कारण 13 का भाग जा रहा है, कारण 13 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 13 का भाग जा रहा है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं प्रभु, एक प्रश्न और लिखते हैं। मैंने प्रश्न ये कहा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये लिख दिया आपने 343। मुझे चेक करना है कि 343 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। 343 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, इसको मुझे चेक करना है। तीन सौ 343 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 343 को चेक करने के लिए हम लोग फिर से देखते हैं। 343 के बराबर ये से जस्ट देखते हैं तो 324 था, 324 था और उसके बाद 361 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 324 लिख लेता हूँ। 324 और 324 से किसका होता है सर? 18 का। तो 18 तक में 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 और 17, 17 तक का हम लोगों ने लिख दिया, 17 तक का हम लोगों ने लिख दिया। अब 17 तक लिखा, तो अब हमें चेक करते हैं। तो यहाँ से जब आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो देखना 2 का भाग इसमें इनका पहाड़ों का चेक करना है। 2 का जाएगा नहीं सर, 3 का, 3 और 4 और 3, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, 7 का देते हैं, 28 पीछे बचेंगे आपके, 28 पीछे बचेंगे, 6 63 में जाता है, 7 का भाग इसमें जाता है और 7 का भाग जाता है, इसलिए 343 अभाज्य संख्या नहीं है। 343 अभाज्य संख्या नहीं है। 343 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 343 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, एक एग्जांपल्स और लिखवा देता हूं, एक एग्जांपल्स और लिख लेता हूं। 437, बताइए 437 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है? 437 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है? तो 437 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर से देखना है वही प्रोसेस से। आप सबसे पहले ये सोचो 437 क्या है, ठीक है, 437 के बराबर या इससे जस्ट छोटी प्राइम नंबर्स कौन सा है, उस नंबर को लिखे और वहां से इसको कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। ठीक है, 437 के बारे में हम लोग लिखते हैं दोस्तों। तो यदि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले ये देखता हूँ, इसके बराबर देखते हैं। तो मुझे याद आता है कि सर 400 होता है 20 का, उसके बाद 441 21 का होता है, तो 21 से ये 21 441 ज़्यादा हो जाएगा, तो 400 लिख दूँ और 400 में 20 लिखो, 20 के अंदर लिखो आप लोग, 20 के अंदर लिखोगे सर 2 3 5 7
7, 11, 13, 17 एंड 19। मुझे इन सब का भाग चेक करना है। सर पहले 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जोड़ के देखूंगा, 4 और 3 7, 7 14, 5 का जाएगा नहीं, 7 का 42, पीछे एक 17 नहीं जाएगा, 11 का पहाड़ा 33, पीछे 10 बच जाएगा, नहीं जाएगा, 13 का भाग 39, पीछे बचेंगे 39, पीछे 4 47 में नहीं, 17 का भाग दोगे 34, 34 मतलब पीछे बचेंगे आपके 9, 97 में नहीं जाता है, 19 का पहाड़ा 2 बार 38, पीछे बचेंगे 5, 57 में जाएगा। इस वजह से 437 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। दिस इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई 19। ये 19 से ये अभाज्य संख्या नहीं है। अरे अब तो आप लोग कर लोगे ना, अरे अब तो आप लोग कर लोगे। एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर इस टाइप का प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चंस लिखेंगे ये जांचने के लिए, ये जांचने के लिए क्वेश्चंस हैं, ये जांचने के लिए, ये चेक करने के लिए, यह चेक करने के लिए कि, यह चेक करने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या, n एक अभाज्य संख्या है। यह चेक करने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना जांचना पर्याप्त है कि सिर्फ ओनली इतना चेक करना, ओनली इतना चेक करना पर्याप्त, सफिशिएंट। सफिशिएंट है कि n पहला ऑप्शन सुनिएगा और लिखिएगा साथ में, n/2 साथ साथ लिखेंगे, n/2 से छोटी, n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। विभाजित मतलब डिवाइडेड नहीं होती। दूसरा, रूट n से छोटी, रूट n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, से विभाजित नहीं होती। तीसरा, रूट n से छोटी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। चौथा, क्यूब रूट ऑफ n से विभाजित होती है। कौन सा सफिशिएंट है ऑप्शंस के लिए? ये प्रश्न मैंने किसी पेपर में आया हुआ था, मैंने आप लोगों को भी लिखवा दिया है। ये जांचने के लिए, ये चेक करने के लिए कि n एक प्राइम नंबर है, n एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि n एक प्राइम नंबर है
तो बताओ इतना चेक करना पर्याप्त है कि n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित तो होती है नहीं होती है, ठीक है। उसके √n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, या √n से छोटी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो √n³ से अभी मैंने बताया था, आप लोगों को लिखवाया था। यदि आप थोड़ा सा देखें तो मैंने क्या लिखवाया था, देखिएगा मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले ये चेक करना है कि संख्या के बराबर या इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है पता कर लो, और किस संख्या का वर्ग है, और वहां तक की अभाज्य संख्याओं को भाग देकर चेक करेंगे। 12 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करेंगे। यही तो तीसरी वाली बात कह रहा है, यही तो तीसरी वाली बात अपने को क्वेश्चंस में कह रहा है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है सुनिएगा ना, यही तो कह रहा है कि सर n/2 से छोटी अभाज्य संख्या या √n जो भी संख्या होगी उससे छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। √n से छोटी किसी संख्या से नहीं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना प्राइम नंबर्स, और वो किससे, √n से। क्या बात आप सबको समझ में आई होगी। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपसे प्रश्न और क्या पूछ सकता है उस पे अपन जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर अपन बहुत बड़े क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। पहले इसमें प्रश्न आता है गुणनखंड के बारे में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, या सिर्फ आप गुणनखंड शब्द लिख दो, ओनली गुणनखंड शब्द लिखना, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अब फैक्टर के बारे में, ठीक है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, सम गुणनखंड क्या है, विषम गुणनखंड क्या है, अपने कोर्स में भी ये लिखा हुआ है, अपने कोर्स में भी ये लिखा हुआ है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मैं बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और अपन उच्च स्तर के क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। क्या होता है फैक्टर्स, ये हमें देखना होता है, ठीक है। कुछ गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, और फिर अपन उस पे अच्छे प्रश्नों पे भी जाएंगे। बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, आप लोग लिखेंगे नहीं, सुनना, लिखने के लिए वापस पूरा का पूरा मैं लिख पाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को अच्छे से सुनना है, उसके बाद में इसको लिखना है, सुनना मेरी बात को। एक छोटा सा एग्जाम्पल से लूंगा और आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते जाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल से, बिल्कुल मत लिखना अभी। प्रश्न मेरा कुछ ऐसा है, ये मैंने लिखा है 24 के बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे। पूरा इसके पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन से 5-6 तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, 5-6 तरह के प्रश्न बनते हैं। और कैसे बनते हैं बिल्कुल लिखना नहीं है, लिखने के लिए वापस लिखूंगा, आप हेडिंग बना के वापस फिर से लिखूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनना, मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं, मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, सुनना, क्वेश्चंस बाद में लिखूंगा, पहले सुनना। मेरा प्रश्न इस 24 से कहता है, एक पहला प्रश्न कि बताओ इस 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। पहला प्रश्न, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। दूसरा प्रश्न, इस 24 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य भाजकों का प्राइम जो इसके बोलते हैं अपन फैक्टर्स, वो आपसे पूछा है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछा है कि 24 के कितने होंगे। एक तो पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर्स, और दूसरा मेरा प्रश्न पूछ रहा है विभिन्न अभाज्य भाजकों, ठीक है, डिफरेंट प्राइम जो इसके बोल सकते हैं अपने फैक्टर्स, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न मेरा इससे पूछ रहा है कि बताओ इस 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। टोटल फैक्टर्स पूछ रहा हूं, बीच में अभाज्य संख्या नहीं लिख रहा हूं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यह प्रश्न पूछ रहा हूं। चौथा प्रश्न मेरे इससे पूछा जा रहा है कि बताओ इस 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इवन फैक्टर्स की टोटल संख्या कितनी होगी। इसी 24 से प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसी से यह भी पूछा जा सकता है कि इसके जो टोटल गुणनखंड थे ना, इसकी संख्या कितनी, सॉरी संख्या क्या, इसका योग कितना है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना मेरी बात को, ध्यान से बात को सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। जैसे 24 के सबसे पहले आप लोग क्या करना, इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने का ये वाला मेथड रहेगा, ठीक है। सबसे इजी मेथड है। इससे सबसे पहले एक ऐसा एंटीना बना दो, अभी लिखना नहीं है ना,
सबसे पहले एक एंटीना बनाना और इस एंटीना के अंदर ये नंबर लिख देना। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा जैसे अब तक लिखता आया हूं, एक एक चीज को लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग इसमें देंगे तो सर 12 आएगा, फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो 6 आएगा, फिर से 2 का भाग दूंगा इसमें तो 3 आएगा, और फिर 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। सबसे पहले तो मैं ये लिख दूंगा। ओके, यहां तक सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ये देखना है ये 2 कितनी बार है? सर 2 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। बस इतना सा लिख के छोड़ दो। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 लिख दिया। अब कैसे करना है? यदि पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 3 और 1 कर देना 4 हो जाएगा। यदि पहला प्रश्न है कुल अभाज्य गुणनखंड, अभी आपको लिखना नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको जोड़ दूंगा तो 3 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 4। 3 + 1 करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4। मेरा दूसरा प्रश्न ये है विभिन्न, डिफरेंट डिफरेंट, अभी मैं पूरा लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में, टेंशन ना ले, अभी सुनते जाओ कैसे कर रहा हूं मैं। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको विभिन्न देखना है, तो एक तो 2 और 3, 2 3 बार है, 3 1 बार है, लेकिन भिन्न भिन्न करे तो 2 ही है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न मेरा ये है कुल गुणनखंडों की संख्या। यदि मेरे से पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो आप लोग कुछ नहीं करना, ये जो पावर है 2 की पावर 3, तो इस 3 में +1 कर देना। ठीक है, इस पावर में +1 कर देना। तो बताओ 3 और 1 4 × 2, आपका आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, इसका आपका आंसर कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। चौथा प्रश्न मेरा ये है, फिर से वापस बता देता हूं, जो भी पावर है उसमें +1 करना है। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। यदि आपसे पूछे कि इन सभी गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, आपसे पूछे कि सभी गुणनखंडों, अभी बिल्कुल मत लिखना, एक एक बात को वापस लिखूंगा पॉइंट टू पॉइंट, अभी तो समझा रहा हूं। सभी गुणनखंडों की का योग पूछे, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग पूछे, उस स्थिति में देखना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा। सभी गुणनखंडों का योग पूछ भी ले तो आप क्या करना, 2 की पावर 3 है ना, इसको 2 की पावर 3 है तो आपको क्या लिखना है? 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 तक जाना है। ठीक है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 लिख दो। बस यहां से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर। कैसे? 2 की पावर 3 कैसे लिखा? 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक लिखना है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 + 2 + 4 + 8, और इधर कितना हो गया? 1 + 3, 1 + 3। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो ये लिख दिया 15। ठीक है, इधर 3 और 1 4, तो ये लिख दिया 4, और 15 × 4 करना, आंसर कितना आ जाएगा? 60। 15 × 4 करना, आंसर कितना आ जाएगा? 60। यदि इसी प्रश्न के अंदर मैं आपसे पूछता, इसी प्रश्न के अंदर मैं आपसे पूछता कि बताइए, यहां पर कुल गुणनखंडों का योग पूछ लिया मैंने, आपसे पूछ लिया कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, यदि आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम गुणनखंडों के मतलब इवन फैक्टर्स, तब आप लोग क्या करना, ये 2 की पावर 3 है ना, इसमें से 2 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा वो देखो, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 बचा। सम गुणनखंड पूछा तो सम चाहिए तो 2 मल्टीपल में होगा, 2 हर में मल्टीपल में होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पे लगाना। 2 की पावर 2 है, यहाँ पर फिर से +1 करना, 3 इंटू, यहाँ +1 करना 2, 3 × 2 कितने हो गए? 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। तो मुझे बताओ विषम की अपने आप कितनी आएगी?
विषम की अपने आप में कितनी आएगी? सर विषम की अपने आप में कितनी आ जाएगी? इसमें से इसको घटा दूंगा, इसमें से अपने को इसको घटा दूंगा। अपने को विषम चाहिए, ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें से इसको घटाऊंगा तो जो छठा प्रश्न है विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो सर इसको घटाऊंगा, पीछे बताइए 8 में से 6 गए, आंसर कितना आ जाएगा? 2। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी इसी प्रश्न के अंदर मैं आपसे पूछूं, इसी प्रश्न के अंदर मैं ये हटा रहा हूं, लिखवा दूंगा मैं, अभी आप चिंता ना करें, लिखवाऊंगा पूरा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवा दूंगा। यदि मेरे से पूछता कि बताओ इसके अंदर ये जो सम गुणनखंड है या विषम, आपसे पूछ ले ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हैं। वर्ग का मतलब सर दो दो का पेड़ बनना चाहिए, वर्ग का मतलब क्या होता है? दो दो का पेड़ बनना चाहिए तभी तो होगा, ठीक है, दो दो का पेड़ बनना चाहिए, वहीं पर होगा। जैसे 24 के अंदर आप लोग बात करेंगे, 24 के अंदर इसके यदि मैं कुल गुणनखंड 8 बताता हूं, कौन सा? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 6 होता है, उसके बाद में 8 होता है, उसके बाद 12 होता है, उसके बाद 24 होता है। देख लीजिए ये कितने हो रहे हैं? 8 गुणनखंड है या नहीं है? इनको टोटल करके देखो 8 ही हो रहा है, इन सब का योग करके देखो 60 ही हो रहा है, ठीक है, इन सब का योग करके देखिए 60 ही हो रहा है, ठीक है, ये इसका हो गया। अब यहां से आप लोगों से पूछे कि यहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में आई ना सबको? तो इस तरह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपसे अभी मैंने क्या कहा था? हाँ, सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या वो आप लोगों को देखना है, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड में 2 कॉमन ले लीजिए, विषम में नहीं लेना है, ठीक है। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 के मल्टीपल में है, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 के मल्टीपल में है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे 4 का मल्टीपल होना मतलब यहां से मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले लूं, पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। अब यहां +1 करूंगा तो 2, यहां +1 करूंगा तो 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? ये 4 के मल्टीपल में कौन से हो गए? 4, 8, 12 और 24। इस तरह से आपसे कोई पूछे कि बताओ 6 के मल्टीपल में, तो सर 6 कैसे आएगा? 6 इसमें से कैसे आएगा? इसमें से सर 1 2 ले लो और इसमें से 1 3 ले लो, तो मुझे ये बताओ यहां क्या बचेगा? यहां आपसे क्या बचेगा? सर यहां पर क्या बचेगा? तो सर यहां पर आप देखोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। इधर 3 पूरा ले लिया, पूछे कुछ बचा ही नहीं, तो यही बचा। अब इसमें +1 करूंगा तो सर 3 होगा, और अब किससे गुणा करूंगा? 3 ही तो होगा। इसका मतलब 6 के मल्टीपल 3 है। देखो एक तो ये, एक ये, एक ये, इसके अलावा कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई है नहीं। आपसे 8 का मल्टीपल पूछा है कि इसमें 8 के मल्टीपल कितने होंगे, तो मुझे ये बताओ इसमें से 8 का मल्टीपल 8 कैसे आएगा? सर 2 की पावर 3 पूरा कॉमन ले लो, पीछे बचेगा 3 की पावर 1, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां +1 करूंगा तो 2, तो 2 होंगे 8 के मल्टीपल, ये पड़ा और ये पड़ा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार से आप एक एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इस प्रश्न को पूरा वापस लिखता हूं दोस्तों, पूरा प्रश्न को वापस लिखता हूं, आप देखना अभी मेरे साथ में लिखना और समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस करेंगे तब इजीली आपको आएगा। सबसे पहले आप सब हेडिंग लिखा होगा, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गुणनखंड, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गुणनखंड फैक्टर, सबसे पहले हेडिंग लिखना गुणनखंड फैक्टर, ठीक है। उसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे, यही प्रश्न लिख रहा हूं, 24 के 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की
संख्या। ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो टोटल नंबर ऑफ, मैं यही लिख लेता हूं। ठीक है, ये यहां लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। कैसे करेंगे आप लोग देखना मेरे पास में। आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चंस को क्या करना, इस 24 के टुकड़े करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले 24 लिखना और 2 12, फिर से 2 का दिया 6, फिर से 2 का दिया 3, ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 2 कितनी बार हैं, 2 सर कितनी बार हैं, 2 3 बार हैं, और 3 कितनी बार हैं, 1 बार है, ये लिख दीजिए। अब आपको इसका आंसर चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट लिखना। अब आप लोग डायरेक्ट लिखना, ये 3 कितनी बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ लिख दो 3, प्लस ये 1 कितनी बार है, 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप में इसी क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखना, मेरा ये जो पहला प्रश्न था, दूसरा मेरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है, इसी 24 के कुल, 24 के विभिन्न, कुल की जगह इस बार क्या लिख रहा हूं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों। ठीक है, डिफरेंट, पूरा नहीं लिखूंगा अब इंग्लिश में तो बहुत समय लग जाएगा फिर आपको। डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की संख्या, 24 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यदि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उस स्थिति में आप लोग क्या करना, विभिन्न में मतलब एक तो 2 है, एक 3 है, एक एक बार दोनों को ले लिया, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2, 1 प्लस ये भी 1 और यहां पर 2, 3 कितने हो गए टोटल, 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 24 के कुल गुणनखंडों की। ठीक है, टोटल फैक्टर्स, ओनली टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स की संख्या। ठीक है, टोटल फैक्टर्स की संख्या कैसे करेंगे, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 है ना, इस जितनी भी पावर्स होगी उसमें हमेशा 1 करना है, सभी के अंदर +1, 3 के अंदर 1 जोड़ देना, 3 + 1। ठीक है, क्या कर देना, 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, उसमें भी 1 जोड़ देना, तो 1 + 1, तो बताओ ये कितना हुआ, 3 और 1 4 इंटू 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर आएगा 8। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया। कुल गुणनखंड कैसे निकालोगे, सर जो भी पावर होगी उसमें +1 कर देंगे, उसमें +1 कर देंगे। और यदि आपसे पूछे कि ये जो 8 टोटल गुणनखंड है ना, कौन कौन से हैं उसका हमें पता करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये नहीं पूछता एग्जामिनर, पूछता है उन सबका योग कितना होगा, उन सबका योग कितना होगा। तो देखिएगा प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है, 24 के चौथा जो प्रश्न है वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, चौथा जो प्रश्न लिख रहा हूं, 24 के सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योग टोटल। ठीक है, 24 के सभी गुणनखंडों का टोटल क्या होगा, 24 के सभी गुणनखंडों का टोटल क्या होगा। तब कैसे करना है, सुनना मेरी बात को अच्छे से समझना, नई चीज है। 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो उस स्थिति के अंदर जैसे 2 की पावर 3 है ना,
2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक लिख दो प्लस के साथ में, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहां तक लिख दो। उसके बाद 3 की पावर 1 है, तो यहां 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। जैसे मान लो यहां 5 की पावर 3 होता तो मैं लिखता 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसे लिखता, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे पूछ के तो बहुत कैलकुलेशंस होगी, एग्जामिनर पूछेगा नहीं, छोटी वैल्यू देकर ही पूछेगा, बड़ी वैल्यू देकर पूछेगा नहीं। पूछेगा तो कुछ हिंट दे रखा होगा, वहां से सॉल्व होगा। फिर कैसे आया ये 2 की पावर 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। ये कितना हो गया 1 प्लस 3, तो यहां पर 8 और 12 और 1 13, 15 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा 60। आंसर कितना आ जाएगा अपना 60, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना 60 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अरे कर लोगे ना अब तो। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछे, पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछे कि 24 के सभी 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, 24 के सम गुणनखंड यानी कि बोलते हैं इवन फैक्टर्स, चौबीस के सम गुणनखंडों की संख्या। तो हमारे पास जो 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 1 था ना, ये था। अब सम गुणनखंड निकालना है, कुछ नहीं करना, जो आपसे पूछे ना वो बार लेके आओ। सम का मतलब 2 का भाग जाना चाहिए, 2 बार लेके आ जाओ। इसमें से 2 बार लेके आ जाओ, तो 2 यहां पड़ा है, 2 बार लेके आ जाओ। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहां से 2 बार ले लेना, ये 2 बार ले लिया। पीछे क्या बचा, पीछे बचा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसको भूल जाओ, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, ठीक है। इससे हमें कैलकुलेशंस में कोई काम नहीं लेना है, इससे हमें कैलकुलेशंस के अंदर कोई काम नहीं लेना, इसको भूल जाइए। अब आप लोग बस यहीं पर वापस इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, तो +1 करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3, इसमें +1 करो कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है। इस सब को ले लेंगे। अब यदि आप लोगों को पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या, यदि आपसे छठा प्रश्न ये पूछ ले कि 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 24 के विषम गुणनखंडों, ठीक है, ऑड फैक्टर्स की संख्या, 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अच्छा सर, विषम गुणनखंड का मतलब 2 नहीं होना चाहिए, उसमें 2 नहीं होना चाहिए, 2 होना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है। 2 होना ही नहीं चाहिए, 2 का मल्टीपल तो 2 की पावर 3 पूरा पूरा कॉमन बाहर ले लो। 2 की पावर 3 हमें विषम में मतलब 2 होना ही नहीं चाहिए, तो 2 की पावर 3 पूरा बाहर ले लो। पीछे क्या बचा सर, 3 की पावर 1 बचा, ठीक है। हमें 2 की पावर 3 से कोई मतलब ही नहीं है, इसको फिर से काट दो, इसको काट दीजिए। अब आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सर, 3 की पावर 1 में इसमें 1 जोड़ना तो 2, अब बस यही इसका आंसर है। विषम गुणनखंडों की संख्या देख लो, 6 और 2 8 हो रहे टोटल, ये 6 हो रहा था, ये 8 हो रहा था। क्या बात समझ में आई। इसी प्रश्न के अंदर मैं आपसे ये पूछूं, इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछ लूं 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर मैं आपको कहूं कि बताओ 24 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 6 के मल्टीपल हो, जो 6 के
जो 6 के मल्टीपल हो। 24 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 6 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि सर 6 गुणे में होना चाहिए। 6 कैसे आएगा सर, 6 इसमें से कैसे आएगा सर, इसमें से एक 2 ले लो और इसमें से एक 3 ले लो। 2 इसमें से ले लिया, पीछे क्या बचा सर, 2 की पावर 2। 3 इसमें से बाहर ले लिया, पीछे कुछ बचा ही नहीं, छोड़ो फिर, पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो ये लिख देता हूं। अब आप यहां से इसको कैलकुलेशंस करोगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। सर इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, ठीक है, इसमें +1 करना, इसमें जब +1 करोगे आप लोग, इसमें जब आप +1 करोगे तो बताओ +1 करने पर कितना हो जाएगा सर, 3। बस यही इसका आंसर है। 6 के मल्टीपल कौन है, 3 मल्टीपल होंगे। कौन कौन से होंगे वो आप अभी गुणनखंड करके देख भी लेना। आप 24 के गुणनखंड करके देख भी लेना कि कौन कौन से गुणनखंड होंगे। अरे बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? तो ये हमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है और किस तरह से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं आपसे प्रश्न ये कह रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने जैसे लिखा है, ठीक है, ये अभी आपको लोगों के 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप मुझे 6 क्वेश्चंस करके बताएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस, कोई संख्या लिख रहा हूं मैं, एक संख्या लिख रहा हूं, ये लिखा 96 लिख दिया, ठीक है। 96 या फिर दूसरी संख्या और लिखता हूं, कोई बड़ी संख्या थोड़ी सी, जैसे आप लोगों ने लिख दिया 120। बताओ 120 के ये 6 प्रश्न बताओ, 120 के 6 प्रश्न बताओ, उपयुक्त 6 प्रश्न। इस 120 के 6 प्रश्न बताने हैं, उपयुक्त 6 प्रश्न, लास्ट 6 प्रश्न। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 120 लिखना और सबसे पहले 2 का भाग देना, 60 लिखना, फिर से 2 का भाग देना, 30 लिखना, फिर से 2 का भाग देना, 15 लिखना, फिर से 3 का भाग देना, फिर 5 और फिर से 5 का देना 1। सबसे पहले तो ये लिख देना, ठीक है, पहला प्रश्न। अब मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा दोस्तों, अब मैं पहला प्रश्न डायरेक्ट लिखूंगा, आप सुनना और समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से एक बार और समझने की प्रयास करना। पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड। पहला प्रश्न था कुल अभाज्य गुणनखंड, पहला प्रश्न था कुल अभाज्य गुणनखंड। अब हिंदी में लिखूंगा, बार बार इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे करना है वो यहां से होगा। 2 कितनी बार है सर, 3 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है, 5 कितनी बार है, 1 बार। अब यहां से कुल अभाज्य गुणनखंड, कुछ नहीं, सबसे पहले कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है सर, 3 है, 3 लिख दो, +1 आंसर कितना आ जाएगा, 5। आंसर कितना आ जाएगा, 5। दूसरा प्रश्न, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतना ही लिख रहा हूं, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड में सर 2 हैं, 3 है और 5 है, कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो 2, एक 3 और एक 5, आपका आंसर कितना हो गया, 3। आपका आंसर कितना हो गया, 3। तीसरा प्रश्न सुनना, तीसरा प्रश्न कुल गुणनखंड पूछे तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। कुल गुणनखंड में सर +1 करना है, 3 में 1 जोड़ो, 4, ठीक है, 3 में 1 जोड़ो 4, इंटू सर 1 में 1 जोड़ो 2, 1 में 1 जोड़ो 2, इसको गुणा कर लो, 4 × 2 8, 8 दूनी 16, +1 करना, ठीक है। 4
4 प्लस इंटू 2 प्लस, ये ध्यान रखना गुणा करना है। तीसरा प्रश्न सम गुणनखंडों की संख्या, सम मतलब इवन, सम गुणनखंडों की संख्या। अभी बताया था सम गुणनखंड मतलब सर 2 कॉमन लेना है, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा सर, 1 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा सर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, 1 जोड़ो 3, 1 जोड़ो 2, 1 जोड़ो 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, कितने हो गए 12। ठीक है, पांचवा प्रश्न, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर्स की संख्या पूछे। ठीक है, विषम का मतलब सर 2 होना ही नहीं चाहिए, उसमें 2 होना ही नहीं चाहिए, 2 की पावर 3 पूरा हटा दो, 2 की पावर 3 पूरा हटा दो, पीछे क्या बचेगा सर, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब बताओ, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़िए 2, इसमें 1 जोड़िए 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, देख लो ये 12 और 4 टोटल 16 हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न सॉरी छठा प्रश्न मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, योग, गुणनखंडों का योग। छठा प्रश्न मेरा क्या है, गुणनखंडों का योग। छठा प्रश्न क्या है, गुणनखंडों का योग। ठीक है, छठा प्रश्न है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग पूछा है, और यदि गुणनखंडों का योग आपसे पूछे, गुणनखंडों का योग पूछे तो कुछ नहीं करना है, अभी बताया था 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद सर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, ये कितना हुआ सर, 2 की पावर 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, ये कितना हुआ सर, 1 प्लस 3, ये कितना हुआ सर, 1 प्लस 5। ठीक है, अभी इन सबको जोड़ा था 15 आया था, इन सबको जोड़ा था 4 आया था, इन सबको जोड़ा 6 आया। 15 4 इंटू 6 कर लेना, या 15 इंटू 4 60, 60 को 6 से गुणा करना 360 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए, अब तो समझ में आया होगा, अरे अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न इस तरह से एग्जामिनर पूछता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसी के अंदर आपको 6 का मल्टीपल पूछे, 5 का मल्टीपल पूछे तो इसको हटा दो, सिर्फ इसको ले लो। आपको 3 का मल्टीपल चाहिए तो इसको हटाओ, इसको हटा दो, ये आ जाएगा। आपको सर 2 का मल्टीपल चाहिए तो इसमें से 2 हटा दो, 4 का मल्टीपल चाहिए तो 2 हटा दो, 8 का मल्टीपल चाहिए तो ये पूरा हटा दो। आपसे पूछे 15 का मल्टीपल, तो इन दोनों को हटा दो, ये आ जाएगा। आप लोगों से पूछे किसी का भी मल्टीपल पूछे ना, आपसे पूछे 30 का मल्टीपल तो 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, यहां सिर्फ 2 की पावर 2 बचा दो। जिसका भी पूछे उसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, जिसका भी पूछे उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अरे आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में इस पे अपन और प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।